अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के बदहाल शहर कराची से मैं हूं मसूद रज़ा। चीनी एक इस्तारा बन गई है हुकूमत की परफॉर्मेंस के लिए, और ऐसा मालूम होता है कि जो सूरत हाल इस वक्त चीनी की कीमतों के साथ और आवाम में जो इसका शोर गुगा है, वही सूरत हाल आपको पेट्रोलियम बहरान के साथ, दवाओं की कीमतें बढ़ने के साथ, गैस के बहरान के साथ, इस्लाहात का ना होना, दीगर बद इंतज़ामी, वो सब चीज़ें आप अगर आप जोड़ दें तो लगता है कि एक चीनी को आप देख लें और ये तमाम मामला एक जैसे ही मालूम होते हैं। और यही वजह है कि हुकूमत को इस वक्त शदीद दबाव का सामना है, अवामी दबाव का भी सामना है, और इसके साथ साथ अपोजिशन ने भी जो एहतजाज का सिलसिला शुरू किया हुआ है उसमें वो मज़ीद तेज़ी लाने के इरादे रखते हैं, और एक फाइनल लॉन्ग मार्च की कॉल भी अपोजिशन दे चुकी है हुकूमत को कि जब तक हुकूमत घर नहीं चली जाएगी उनका ये जलसे जारी रहेंगे और जलसों के बाद फिर वो लॉन्ग मार्च करेंगे। ये सूरत हाल अपनी जगह, लेकिन इस चीनी पर जो इस वक्त सियासत हो रही है उसमें अब आवाम को जो बातें बताई जा रही हैं अजीब व गरीब सी बातें हैं। शहबाज गिल साहब ये कहते हैं कि ये बहरान पैदा किया गया ताकि अपोजिशन को जवाब मिल सके कि वो हुकूमत मुखालिफ तहरीक चला सके। हुकूमत पंजाब के ही तर्जुमान जनाब हसन खावर साहब आज उन्होंने भी इस पर गुफ्तगू की, और वो क्या कहते हैं मैं आपको सुनाता हूँ। आपसे तसल्ली से दोबारा भी बात करेंगे, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि कोई ये सवाल करता है कि आखिर सिंध में चीनी की कीमत क्या है? सिंध ने इस साल अभी तक क्रशिंग क्यों स्टार्ट नहीं की? सिंध हुकूमत की वजह से आज पूरे पाकिस्तान को किस मुश्किल का सामना है? कभी आप लोगों ने यह सवाल किया? कभी सिंध हुकूमत की तरफ से इसका कोई जवाब आया? और मुस्लिम लीग नून इस पर खामोश है। उनकी मुजरिमाना खामोशी ये गवाही दे रही है कि बीच में क्या चल रहा है। मैं आपको आखिर में सिर्फ ये कहूँगा इस बात के ऊपर, शरीके जुर्म ना होते तो मुखबिरी करते, शरीके जुर्म ना होते तो मुखबिरी करते। हसन खावर साहब शेर सुना रहे थे, हमारे साथ आज पैनल में भी मौजूद होंगे। शेर तो यह था कि शरीके जुर्म ना होते तो मुखबिरी करते, हमें खबर है लुटेरों के हर ठिकाने की। थोड़ी सी उन्होंने इसमें तब्दीली की थी। बहरहाल इसका जवाब दिया मुर्तज़ा वहाब साहब ने, वो भी सुन लीजिए। पाकिस्तान की टोटल जो शुगर प्रोडक्शन है उसका सबसे बड़ा जो तनासुब है वो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से आता है। 46 शुगर मिल्स हैं जो कि सूबे पंजाब में, 7 शुगर मिलें हैं जो खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेट करती हैं। ये 54 शुगर मिलें क्या चल रही हैं इस वक्त? मैं सवाल पूछना चाहूँगा। सारा मलबा, सारा बोझ सिंध हुकूमत के ऊपर निकाल रहे हैं, तो बता दें क्या पंजाब में मोने सिलाई साहब की जो शुगर मिल्स हैं वो चल पड़ी हैं? खुसरो बख्तियार साहब की जो शुगर मिल्स हैं वो चल पड़ी हैं? जहांगीर खान तरीन साहब की जो शुगर मिल्स हैं वो चल पड़ी हैं? जो उनके राइट लेफ्ट लोग बैठे हैं जिनके केसेस छूमंतर हो जाते हैं, उनकी शुगर मिल्स चल पड़ी हैं? नहीं। और अगर आप तफसीलात में जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जिन लोगों को चीनी होल्ड करनी थी, जिन लोगों को चीनी की कीमत को 100 रुपये से बढ़ाकर 160 रुपये तक लेकर जाना था, ये उन लोगों का फ़ायदा हुआ है। इसकी जांच, वो चोर कौन है? वो चोर कौन है? वो राइट लेफ्ट, इमरान खान साहब खुद कहते थे ना, देख लें ज़रा। हाँ, क्योंकि चोरों की लिस्ट बड़ी है, सिर्फ राइट लेफ्ट नहीं देखना पड़ेगा, थोड़ा सामने भी देखना पड़ेगा। थोड़ा जनाब, किसकी शुगर मिले हैं, किसकी शुगर मिलें चल रही हैं, किसकी शुगर मिलें नहीं चल रही, कहाँ फ़ैसला बर वक्त किया गया, कहाँ फ़ैसला बर वक्त नहीं किया गया, ये बहस वहाँ ला हासिल हो जाती है जब हम सुनते हैं तर्जुमान वज़ारत ख़ज़ाना का बयान मुज़म्मिल असलम साहब जो ये कहते हैं कि 22 दिन की चीनी का कोटा मौजूद है, या मुशीर ख़ज़ाना शौकत तरीन साहब कहते हैं कि चीनी तो मौजूद है, असल वजह यह है कि उसे डीलर्स ने या उसे ब्रोकर्स ने होर्डिंग की हुई है, उसे मार्केट में आने नहीं दे रहे और मसनूई महंगाई बढ़ाई जा रही है। यह मामला ख़त्म हो जाता है। इससे वाज़ेह हो जाता है कि असल मसला दरअसल उस निज़ाम का है जिसे दुरुस्त करना था। इसके लिए एक कमीशन बना था, इसके लिए रिपोर्ट्स आई थी, इसके लिए लोगों के नाम आए थे, तजावीज़ आई थी, इस सिस्टम को ठीक करना था, लेकिन ये सिस्टम ठीक नहीं हुआ। मुल्क में चीनी मौजूद है लेकिन आवाम को महंगे दामों मिल रही है या नहीं मिल रही है। एक मामला ये। दूसरा मामला ये, हुकूमत से अब और मुतालबा किया जा रहा है एक और बात पर कि जी वो वज़ीर आज़म साहब इस्तीफ़ा देते हैं, और वो डस्का इलेक्शन की रिपोर्ट का है, और उस पर भी शायद आकान अब्बासी साहब ने आज बात की है। 133 सफ़े की रिपोर्ट, हमें उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन इसको पब्लिक करेगा ताकि पाकिस्तान के अवाम देख सकें कि हमारे मुल्क में इलेक्शन में होता क्या है, इलेक्शन कौन चोरी करता है और कैसे चोरी करता है। और
हमें उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन इबरतनाक सजाएं इन लोगों को देगा। मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि हमारे मुल्क की अदलिया, जिसके पास सुओ मोटो इख्तियारात हैं, उन्होंने माजी में इस्तेमाल किए हैं, वो इस पर वो कार्रवाई करेंगे कि पाकिस्तान में इसके बाद किसी को इलेक्शन चोरी करने का ख्याल भी ना आए। अगर एक मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म आप निकाल सकते हैं तनख्वाह ना लेने पर। अब ये इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट मेरे सामने पड़ी हुई है और हुकूमत इलेक्शन इस्लाहात की बात करती है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब 2014 में जब उन्होंने अपनी तहरीक शुरू की थी तो 4 हल्के खोलने की बात की थी, इलेक्शन में धांधली की बात की थी, इसी बात को वो आगे लेके बढ़े। फिर पनामा आ गया, नवाज शरीफ साहब फारिग हुए, नए इलेक्शन हुए, वज़ीर आज़म बन गए इमरान खान साहब, और इलेक्शन में धांधली और इलेक्शन रिफॉर्म्स तो एक बुनियादी एजेंडा था। बहरहाल हुकूमत पे इल्ज़ाम लगाए इस रिपोर्ट के अंदर कि उसकी मशीनरी और उसकी पुलिस ने इसमें इंटरफेयर किया और इन इलेक्शंस को धांधली ज़्यादा बनाया। अब शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि जी आप ताकतवर हैं, कानून के नीचे आएँ। इमरान खान साहब का ये दावा था। अभी जब हम बात कर रहे हैं तो खबर ये आई है कि टीएलपी, कलअदम टीएलपी जो थी उसे कलअदम का स्टेटस उसका ख़त्म कर दिया गया है और अब टीएलपी जो है वो कलअदम नहीं होगी। वफाकी काबीना की तरफ से ये फैसला किया गया था और अब नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो एक जमात जो कल आपके लिए दहशतगर्द थी, कलअदम थी, आज वो बग़ैर किसी अमल से गुजरे या किस तरीके से ये फ़ैसला आपने किया, तो ये इस तरह के फ़ैसले इसका आवाम पे क्या असर पड़ता है, मुख्तसर से मैं आपको अवामी राय सुनाता हूँ, फिर सीधा पैनल के पास चलता हूँ कि आवाम अपने आप को इस सिस्टम से कितना डिसइंटीग्रेट। पार्टी ऐसी रखी हुई है कि उसके बंदे सही नहीं है, लेकिन फ़िलहाल कोई अच्छा वज़ीर-ए-आज़म नज़र नहीं आ रहा। साढ़ा अपना नवाज शरीफ इंशाअल्लाह, नवाज शरीफ तो शहबाज शरीफ वज़ीर आला होगा। सेकंड वज़ीर-ए-आज़म कौन आता है देखें, लेकिन इमरान खान से लोग अभी वोट नहीं मिलेगा उसको। मैं तो दुआ करूँगा, मैं तो ये यहाँ तक के सुन्नतें अदा करूँगा इंशाल्लाह मेरा आने वाला वज़ीर आज़म जो हो वो नवाज शरीफ, मरियम नवाज हो। अगला वज़ीर आज़म मेरे भाई यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ गवर्नर राज चलेगा बस, और कुछ नहीं चल सकता। जो वज़ीर आज़म आ जाए, सदर आ जाए, वो सिर्फ अपनी जेब भरता है, गरीब का कोई पूछने वाला नहीं है। अवामी नुमाइंदे तो इन्होंने भगा दिए सारे, जो उनकी मर्ज़ी का बंदा होगा वो आएगा यहाँ पर। बस दुआ है कि अल्लाह रब्बे करीम कोई हमारा सोचने वाला आ जाए। हमने सबको आजमाया हुआ है, नवाज शरीफ साहब को भी हमने आजमाया, पीपी को भी आजमाया और आखिरी उम्मीद जो है वो इमरान खान को भी आजमाया। तो हम इस जमहूरी निज़ाम से तंग आ चुके हैं। हम जिसको भी वोट डालेगा हमारा वोट तो कचरे में जाएगा। जो पहले से मुंतखब होके आता है वही आगे कुर्सी पे बैठ जाता है। सबको हमने आजमाया, चाहे इमरान खान हो, चाहे जरदारी हो, चाहे बेनज़ीर हो, चाहे नवाज शरीफ फैमिली हो, कोई भी इस काबिल ही नहीं कि जिसको वोट दिया जाए। तो सब एक जैसे, सब एक जैसे चोर है, समझ गए? नहीं, इमरान खान, जरदारी सब एक जैसे है, नवाज शरीफ सारे मिले हुए हैं, समझ गए? इसका कोई आगे कोई मुस्तकबिल नहीं देख रहे हम लोग। जो सही हो, जो इस मुल्क के लिए कुछ करे, हम लोगों के लिए कुछ करे, इस गरीब आवाम के लिए कुछ करे। जो भी आता है इसी तरह ही आता है। हकीकत में तो जो पिछले वक्त था, वो पिछले वक्त का तो अन्य वक्त में हमने उनकी अच्छाई नहीं देखी ना, जो पिछले जितने भी गए हैं ना। ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूँगा, मेहमानों की तरफ आपको लिए चलता हूँ। हसन खावर साहब, मामले खुसूसी वज़ीर आला पंजाब मेरे साथ मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया आपका। जावेद अब्बासी साहब, रहनुमा मुस्लिम लीग नून, सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियाकार जनाब इम्तियाज़ गुल साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हसन खावर साहब, ये मैंने इब्तिदा में बात की कि चीनी तो एक इस्तारा बन गई है। अब आप इसको कहें कि जी सिंध में शुगर मिल्स चल रही हैं या नहीं चल रही, उनकी कितनी जिम्मेदारी है, आपकी कितनी जिम्मेदारी है। लेकिन मुशीर ख़जाना जो बात फरमा रहे हैं कि चीनी को दरअसल स्टॉक किया हुआ है, मौजूद है, ज़ख़ीरा अंदाज़ों ने इसको रोका हुआ है। अब उस पर उन्होंने स्टे ले लिया हो या कोई भी मामला हो, सप्लाई चेन को आप लोग बरकरार नहीं रख सके, ये इसकी जिम्मेदारी तो हुकूमत पर आयद होती है ना, ये तो मानेंगे आप? अच्छा देखिए, एक तो ये बात है, पहले तो ये मानने वाली बात है, हमसे तो आपसे सब सवालों के जवाब लेते भी हैं, अभी भी आप सवाल पूछेंगे और आपके इंशाल्लाह सवाल का जवाब देंगे। लेकिन आपने मुर्तज़ा वहाब साहब की जो वीडियो दिखाई, उनसे एक उन्होंने दुनिया की हर बात की, उनसे सिर्फ ये सवाल किया कि भाई क्रशिंग सीज़न क्यों नहीं सिंध में स्टार्ट हो रहा, उसका जवाब नहीं आया। आखिर ये कौन सा पुरस्कार सवाल है कि जिसका जवाब वो देना नहीं चाहते। लेकिन मैं ये नहीं करूँगा, मैं आपको पंजाब का जवाब दूँगा। देखें, दो चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी, एक है दरामदशुदा चीनी, एक है मुकामी चीनी। दरामदशुदा चीनी हमने इसीलिए इम्पोर्ट की उस चीनी को ताकि लोगों को सस्ते दामों दे सकें। 3 लाख टन
हुकूमत इंपोर्ट कर रही है, उसमें से कुछ हिस्सा रह गया, बाकी इंपोर्ट हो चुकी है, आधी वफाकी हुकूमत ने, आधी सूबाई हुकूमत ने, और इसके ऊपर 5 अरब की सब्सिडी दोनों हुकूमतें मिलकर दे रही हैं। मैं आपको सप्लाई की शॉर्टेज, अगर आप दरामदशुदा चीनी को लेते हैं तो कोई नहीं। अच्छा, मैं आपको स्टॉक बता देता हूँ। 80,000 टन हम बेच चुके हैं, 12,000 टन हमारे स्टॉक में है, 26,000 टन इस वक्त वहाँ पे है, ट्रांजिट में है, और बाकी जो है हम शिप से लिफ्ट कर रहे हैं। ये 1.5 लाख पंजाब हुकूमत का पूरा हो जाएगा। यूटिलिटी स्टोर के पास आज 25,000 टन पड़ा है, और जो प्राइवेट स्टॉक है, जो प्राइवेट मिलों का है, वो आज की मैं आपको फिगर दे रहा हूँ 46,000 टन है। मसला कहाँ पे होता है? मसला ये होता है सबसे पहली बात कि हमारा जो कंज्यूमर है वो चीनी के दाने के ऊपर थोड़ी सी उसकी प्रेफरेंस है। वो समझता है कि जी मोटे दाने वाली चीनी देसी है और ये जो बाहर वाली है इसकी मिठास कम है, हालांकि साइंटिफिकली ये बात गलत है। इस कंज्यूमर प्रेफरेंस को एक्सप्लॉइट करते हुए हमारा जो शुगर के कुछ अनासर हैं शुगर इंडस्ट्री के, वो उन्होंने ज़ख़ीरा अंदोज़ी की और सिंध हुकूमत ने जल्दी पे तेल का काम किया। आपने बीच में एक बात की इस्तारे की, अगर हमने सिंध हुकूमत को इस्तारा के तौर पे इस्तेमाल करना होता तो पेट्रोल की कीमत भी उन पर ही ना डाल देते। पेट्रोल की कीमत का जब सवाल करते हैं वहाँ तो नहीं सिंध का जिक्र आता, क्या वजह कि चीनी में आता है? नहीं, बिजली की जब प्राइस की बात करते हैं तब सिंध का जिक्र आता। मैं अर्ज ये कर रहा हूँ कि एंड रिजल्ट ये है कि इस वक्त चीनी एक मसला बनी हुई है, और वजह यह है कि इस पर आपने कमीशन बनाया था। इस पूरे निज़ाम को ठीक करना था। जो कार्टल्स हैं, जो माफियाज हैं, उनकी निशानदही वज़ीर आज़म ने की थी, उनके नाम आए थे, सिस्टम बनाना था ऊपर से लेकर नीचे तक। वो सिस्टम आप नहीं बना पाए, तो इसलिए चीनी एक इस्तारा बन गई है कि जो बदइंतजामी यहाँ नजर आ रही है वही बदइंतजामी कमोबेश दीगर शुबों में भी नजर आ रही है। पहले तो मैं आपको एक बात ऑन अ लाइटर नोट कर दूं। आपने कहा मैं अर्ज़ कर रहा हूं, मीडिया अर्ज़ नहीं करता, मीडिया इरशाद करता है, हम जवाब दें, हम अर्ज़ करते हैं। मैं अब अर्ज़ करता हूं आपके सामने। अच्छा देखें, शुगर कमीशन की जो रिपोर्ट आई, वो रिपोर्ट क्या कहती है? वो ये कहती है कि 2013 से 2018 जब मुस्लिम लीग नून का दौर था, 23 अरब रुपया या 22 अरब रुपया गालिबन टैक्स दिया और 25-26 अरब की सब्सिडी ली। 3 अरब यानी कि हुकूमत ने दिया शुगर इंडस्ट्री को। अब जब उस शुगर कमीशन की लाइट में हमारे FBR ने क्लेम्स डाले हैं तो वो मसला अदालत में ज़ेर इल्तवा है। टैक्स के क्लेम तो सारे इस हुकूमत ने डाले हैं शुगर इंडस्ट्री के ख़िलाफ़। ये तो बात ऑन रिकॉर्ड है ना, ये को मैं ख़ुद तो नहीं बना रहा। अब ज़रा 1 मिनट पहले इन्फोर्समेंट पे आ जाएं कि हुकूमत क्या कर रही है, ये भी क्या कर सकती है और क्या कर रही है, ये मैं आपको ज़रा बताना चाहता हूँ। अच्छा, अब ये जो मोटी चीनी का मसला है लोकल इंडस्ट्री का, अब सुन लें कि इसका जो केस है उसके ऊपर भी एक स्टे ऑर्डर है। स्टे ऑर्डर के 2 हिस्से हैं। एक हुकूमत को मना करता है कि भाई आपने इनका स्टॉक जो है बज़ोरे बाजू नहीं उठाना, और मिलों को मना करता है कि आपने ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं करनी। हुकूमत तो ज़ाहिर है अदालत की आलिया के फ़ैसले की पाबंद है, लेकिन जो मिलें हैं वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रही हैं। अब हम 2-3 काम कर रहे हैं इस वक्त, और कल होलसेल प्राइस जो ऊपर गई थी 130-135 पे, वो कम होकर कल ही 115 पे आ गई थी और हमारी इन्फोर्समेंट जारी है। कुछ मिलों के साथ हमने बात की है, अल्लाह उनको भला करे, वो रज़ाकाराना तौर पे मान गए हैं। उन्होंने कहा जी हमारा स्टॉक आप कंट्रोल प्राइस पे ले लें। कुछ लोगों की हम मॉनिटर्ड सेल कर रहे हैं, और उसके अलावा जो सप्लाई चेन के बाकी एक्टर्स हैं, जो ब्रोकर्स हैं और डीलर्स हैं, उनके ख़िलाफ़ हम कार्रवाई कर रहे हैं। अब मैंने आपको दरामदशुदा चीनी की बात भी बता दी, मैंने आपको आपने बता दिया, एनफोर्समेंट भी आपने बता दी, एनफोर्समेंट मुझे एक सवाल, बिल्कुल आपने बता दी। अब सिर्फ एक सवाल, आखिरी पहलू बड़ा अहम है, आखिरी पहलू बड़ा अहम है, क्योंकि मुर्तज़ा वहाब साहब ने यह सवाल उठाया। मैं इसका एक बता दूं, उन्होंने कहा कि पंजाब की मिलें क्यों नहीं चल रही या क्या है। ये भी एक रिकॉर्ड की बात है कि देखें, ये जो क्रॉप होती है शुगर केन की, इसकी क्रशिंग सक्रोज कंटेंट के हिसाब से होती है। हमारा क्लाइमेटिक पैटर्न ऐसा है, क्रॉप का पैटर्न ऐसा है कि साउथ की फसलें पहले पकती हैं। ये कोई 2021 में नई फसल नहीं उगा रहे, साला साल उगाते हैं। अच्छा, अब मुझे ब्रेक की तरफ जाना पड़ेगा हसन साहब, एक ब्रेक की तरफ जाना पड़ेगा। वापस आकर मेहमानों को शरीक गुफ्तगू करता हूँ, एक मुख्तसर ब्रेक लेने दें, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। उसके बाद और इस वजह से लगाया जा रहा है कि उसमें जितने भी सिंध के बड़े बड़े लोग हैं उनको इसमें कैश नज़र आती है,
और ये इतनी पानी ज़्यादा सर ये बात मैं मान लूँ, बिल्कुल आपकी बात में बिल्कुल वजन है सर, मैं आपसे इख्तिलाफ करने की जरूरत नहीं कर सकता, लेकिन मुझे ये समझना है नहीं, जरूरत आप जरूर करें। सिंध में हुआ तो सिंध की हुकूमत की जिम्मेदारी, पंजाब में खैबर पख्तूनख्वा में होता है, मरकज़ में हुकूमत पीटीआई की, पंजाब में खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत पीटीआई की, इंपोर्ट करनी है, मिलों से उठानी है, सप्लाई चेन बनानी है, मार्केट तक पहुंचाना है, ये उस हुकूमत को करना है जिसको पूरी नॉलेज है इसकी, जिसका सरबराह ये बताता है कि जी यहाँ पर मसाइल कहाँ कहाँ हैं, मेरे पास पूरी रिपोर्ट मौजूद है, नाम मौजूद हैं, मैं अब काम करने जा रहा हूँ, और फिर उसके बाद उसी के दौरे हुकूमत में चौथी मरतबा ये मामला हो जाता है। जी बिल्कुल, वो देखिए उसमें खामियां मेरा ख्याल है ज़रूर हैं, पॉलिसी में है, फ़ैसला साजी में है, लेकिन आप ये भी जहन में रखें कि फ़ैसला साजी चाहे किसी भी हुकूमत में हो, गुज़िश्ता हुकूमत में, इस हुकूमत में इतनी आसानी से उस पर अमल दरामद नहीं होता। जो मैंने बात शुरू में की, मैं फिर वो दोहराऊँगा कि सियासत में जितने भी सरकर्दा लोग हैं उन तमाम के शेयर्स हैं, तमाम चीनी की इंडस्ट्री में बराबर के हिस्सेदार हैं, जिसकी वजह से ये निज़ाम आसानी से तब्दील होने वाला नहीं है। ठीक, अच्छा जावेद अब्बासी साहब, ये शुगर का मामला है, महंगाई का मामला तो है, इस पर आप लेके चल रहे हैं, लेकिन ये इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट पर जो आज आपकी पार्टी ने, आप इस पर चीफ के मामले में भी ज़रूर बात कर दीजिएगा, महंगाई की बात में भी, लेकिन ये इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट पर आपकी पार्टी वज़ीर आज़म से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर रही है। शाहिद खाकान अब्बासी साहब तो कह रहे हैं कि अदालत को अस खुद नोटिस देना चाहिए, आर्टिकल 6 उन पर लगना चाहिए। थोड़ा जल्दी नहीं कर रहे आप इस मामले में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। मैं आपके सवाल के पहले हिस्से पे बात करके फिर आपके इस सवाल का भी जवाब दूंगा जी। देखें, ये सबसे ज़्यादा आज पाकिस्तान की आवाम जिस तकलीफ से गुजर रही है, जिस कर्ब से गुजर रही है, जिस मुश्किलात से गुजर रही है, वो इस मुल्क की महंगाई है। और ये महंगाई आप हर फील्ड में देख लें, कोई चीज़ नहीं है, खाने पीने की अशिया आप देख लें, पेट्रोलियम मसनूआत आप देख लें, बिजली आप देख लें, दवाइयों का आप देख लें, और ये कोई 5% या 10% या 20% नहीं बढ़ी, हर 6 महीने और 3 महीने के वक्फे से जिस तरह कीमतें बढ़ा दी गई हैं। आज पाकिस्तान का हर शहरी, आप ख्वाह वो ताजर है, ख्वाह वो मजदूर है, ख्वाह वो बिजनेसमैन है, ख्वाह वो किसी भी शुबे से तलक रखता है, सरकारी मुलाजम है, आपके मीडिया से तलक रखता हो, हर आदमी इस मुल्क में बड़ी परेशानी से वो अपनी ज़िंदगी जो है वो गुजार रहा है, और खुद सोच रहा है कि हुकूमत अपने साथ कर क्या रही है। अब चीनी का एक मसला देख लें, पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में, मुख्तलिफ सूबों में इसकी कीमतें आज देख लें कि किस तरह ये बिक रही है और किस तरह ये पहुंचा दी गई है। ये जिम्मेदारी हुकूमतों की होती है, ये आप किसी और पर नहीं डाल सकते कि जी फलां ने ऐसा कर लिया है, फलां ने अपनी चीनी जो है वो होल्ड की हुई है, मिलने नहीं दे रही। भाई ये हुकूमतें होती किस लिए हैं? ये तो काम सारा हुकूमत का है कि वो मेक श्योर करती है कि सर्टन प्राइस से ऊपर जो है वो कीमतें ना जाएं और ये अवेलेबल हो पूरी मार्केट के अंदर। एक कमीशन इमरान खान साहब ने खुद बनवाया था, आप जानते हैं कि उस कमीशन की रिपोर्ट आई थी, रिपोर्ट को मुसलसल कहा गया कि ये पार्लियामेंट में ले करें। उस मसले को छोड़कर जो उस कमीशन ने कहा था जिन जिन लोगों के खिलाफ आप एक्शन लें, अगर ये उन लोगों के खिलाफ एक्शन ले लेते, अगर उन लोगों को ये ना बचाते, उन लोगों को ये नारो ना देते, तो आज पाकिस्तान का बुरहान इस तरह का इतना बड़ा बुरहान चीनी का ना होता कि लोग अब 150 और 160 रुपए पे भी खरीद रहे हैं और उनको भी नहीं मिल रही। मसला इस हुकूमत को क्या है? मसला ये है कि कोई माशी पॉलिसी नहीं है, कोई अब फाइनेंस मिनिस्टर तब्दील करने से मुल्क के हालात ठीक नहीं हो सकते। आप एक फाइनेंस मिनिस्टर उठाते हैं, 6 महीने बाद दूसरा, फिर तीसरा, अभी 3 साहब आए हैं, मुझे यकीन है कि अभी इनके भी जाने के दिन आ रहे हैं। कोई पॉलिसी आप बनाते हैं, पाकिस्तान की आवाम बड़ी तंग है, पाकिस्तान के लोग बड़े तंग है, और फिर कोई भी और हुकूमत होती है। इमरान खान साहब इस तसलसल से जब इक़्तिदार में आए थे, उससे पहले कह रहे थे कि मैं आऊँगा तो मैं महंगाई में कमी करूँगा, मैं लोगों को गुर्बत से निकालूंगा, और साथ चाइना की मिसाल भी दे रहे थे। मैं आऊँगा, दुनिया की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट जहाँ आएगी, लोगों को नौकरियाँ मिलेंगी। मैं आऊँगा, बिजली के बिल जो खुद वो जलाया करते थे, कहते थे कि बिजली के नरखों में मैं कमी लाऊंगा और गैस की कीमतों में कमी लाऊंगा। आप आज अंदाजा कर लें कि आज महंगाई कहाँ खड़ी, आज डॉलर कहाँ इन्होंने पहुँचा दिया है। आज बिजली के बिल, मैं तो जावेद साहब इन तमाम दावों पर फातिया पढ़ चुका हूँ, इस पर तो अब बात भी करना अच्छा नहीं लगता। इसलिए ये अच्छा हमें लगता है कि अवाम का सिर्फ ये इशू है। आप किसी इलाके में चले जाएं, आप अपने किसी कैमरामैन को भेज दें, लोगों से पूछें, वो बेचारे इस वक्त बहुत ही मुश्किलात हो गई है। और जो इस मुल्क का बहुत बड़ा
एक मिडिल क्लास थी उसको बिल्कुल खत्म करके नीचे ले आए। 3 साल बाद भी अगर आज ये अच्छा, अब दूसरे, अब सवाल के दूसरे हिस्से का भी अगर जवाब दे दें ताकि हम कुछ वक्त बचाएं, हसन साहब के पास जाएं। फिर ये डस्का इलेक्शन पर यहाँ गवर्नेंस के सीरियस इशू है, ये अपने मसाइल हल नहीं कर सके, टीम है नहीं है, टीम को कोई समझ नहीं है। मुझे शक है, मुझे खतरा है, अल्लाह ना करे कि ये किसी ऐसी तरह इस मुल्क को ना ले जाए कि हम सारे मिलकर भी फिर इसको वापस ना ला सके। लिहाजा इनसे अब भी है अल्लाह ना करे, मुल्क के लोगों की जान छोड़े, मेहरबानी करके फ्री एंड फेयर इलेक्शन इस मुल्क के अंदर आए ताकि कोई इस मुल्क का निजाम ठीक कर सके। अभी मैं आता हूँ आपके जो डस्का वाले इलेक्शन है, ठीक, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट आपके सामने पड़ी। सर, ये डस्का इलेक्शन में मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि आप डायरेक्ट वजीर आजम को हदफ तनकीद बना रहे हैं, इसमें पुलिस है, ये सूबाई मामला है, वजीर आला बुज़दार तक आप शायद चले जाएं, मगर आप डायरेक्ट वजीर आजम को इस पर हिट कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं आप? देखें, ये इमरान खान साहब कहा करते थे कि जो सबसे टॉप पे बैठा हुआ आदमी होता है वो चीज़ों की जिम्मेदारी भी होता है। ये उनके कई आप इंटरव्यूज निकाल के देख लें। ये जो रिपोर्ट आई है ये पीपल्स पार्टी ने या मुस्लिम लीग नून ने तैयार की। ये उस अदारे की रिपोर्ट है जिसकी जिम्मेदारी है कि इस मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाए जाए। अगर वो कहते हैं कि इसमें ये लोग शामिल हैं, अब पुलिस वाले तो इलेक्शन नहीं ला रहे थे, ब्यूरोक्रेट्स तो इलेक्शन नहीं ला रहे थे, मुकाबला वहाँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ का था, तहरीक इंसाफ की वहाँ हुकूमत थी। ज़ाहिर है जो कुछ भी हुआ है वो इस्लामाबाद के कहने पर वहाँ बुज़दार साहब ने किया होगा, वरना बुज़दार साहब की क्या जरूरत है कि वो खुद अपने तौर पे भी करते। अगर उन्होंने किया भी है तो किसी के कहने पे किया गया। अब ये रिपोर्ट सामने आ गई है, ये साबित हो गया। ये भी हो सकता है शायद बुज़दार साहब को पता भी ना हो, ये भी हो सकता है ना बुज़दार साहब को। मैं हसन खावर साहब से, हसन खावर साहब, किसी ने तो ऑर्डर दिया होगा। हसन खावर साहब, सर ये आ गई है, ठीक है, पुलिस की इसमें मुलव्विस होने की निशानदेही की है। आपकी पार्टी के कुछ लोगों के नाम आए इसके अंदर। अब पुलिस रिफॉर्म्स आपने करनी थी, बहरहाल मैं रिफॉर्म्स की ज़्यादा बात तो नहीं करता, लेकिन फिर भी आपने मौसम के हिसाब से सर्दी का आईजी अलग और गर्मी का आईजी अलग, इस हिसाब से तो आपने आईजी तब्दील किए। पुलिस में बुनियादी रिफॉर्म्स के पुलिस का स्ट्रक्चर तब्दील होता, उस पर आप लोग आए नहीं, और फिर नतीजा ये है कि इलेक्शन, आप रिफॉर्म्स की बात करते हैं, आपकी पार्टी पर इल्ज़ाम लग रहा है, आपकी हुकूमत पर इल्ज़ाम लग रहा है कि आपने इलेक्शन चुराया है। आप मसूद भाई, बात यह है, पहले तो आपने गर्मी सर्दी की बात की, मैं तो आपसे सवाल ये करता हूँ कि अगर परफॉर्मेंस के ऊपर लोगों को ट्रांसफ़र करें तो आप कहते हैं कि जी मौसमी तब्दीलियाँ हैं, अगर लोगों को नहीं ट्रांसफ़र करेंगे तो आप कहेंगे कि जी जो परफॉर्म नहीं करता उसको तब्दील नहीं करते, टॉलरेंस ही बड़ी है। जब दूसरी तरफ ये हो सर पॉलिसी बंदा ट्रांसफर एक जुमला कह लेने दें मुझे, एक जुमला कह लेने दें, एक जुमला कह लेने दें सर मुझे। वो ये कि आप जब आए तो आप बड़े क्लियर हेडेड आए थे कि आपने करना क्या है, आपने रिफॉर्म्स लेकर आनी थी, तो उस रिफॉर्म्स के लिए आपके पास तैयारी मौजूद थी। इलेक्शन से पहले वज़ीर आज़म साहब ने तो अपनी शेडो गवर्नमेंट भी बताई थी और बताया था कि पूरा निज़ाम मौजूद है। लेकिन आप आते हैं, आप वज़ीर ख़जाना को चार वज़ीर ख़जाना तब्दील कर देते हैं, ब्यूरोक्रेसी में आते हैं तो आप 5-5 सेक्रेटरी चेंज कर देते, चीफ सेक्रेटरी चेंज कर देते हैं, आप 6-6 आईजी चेंज कर देते हैं। तो पॉलिसी आपकी क्या थी, कहाँ आपको लगाना था, करना क्या था काम? बंदा आएगा वो बताएगा क्या करेगा, ये मामला चल रहा है, इसलिए सवाल होता है आपसे। अच्छा देखिए, ये तो खैर आपने लंबी अब बात कर दी, ठीक, अब मुझे ज़रा इसका फिर जवाब देने दें ताकि मैं आपको बता दूँ। देखिए बिल्कुल तैयारी भी थी, एजेंडा भी क्लियर है, और एजेंडा था चेंज का, ये बात तो बड़ी क्लियर है। हुआ क्या हुआ, ये कि मुस्लिम लीग नून ने आखिरी 2 साल के अंदर मईशत का वो हाल किया, और अगर आपको मेरी बात पे नहीं यकीन, इधर हमारे बड़े क्रेडिबल इंडिपेंडेंट दोस्त इम्तियाज़ गुल साहब बैठे, इनसे पूछ लें। IMF का प्रोग्राम चला 3 साल, उसके बाद 2 साल जब IMF का प्रोग्राम चला गया तो इन्होंने रखा पैडल पे पाँव, फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व्स के मुंह खोले, और इसाक डार साहब ने कहा कि जी डॉलर को नीचे नहीं गिरने देना, जो मर्ज़ी डॉलर मार्केट में झोंक दो, और कोई ना बिजली के टैरिफ में एडजस्टमेंट की, बिल्कुल लॉस के ऊपर, सिर्फ़ और सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए। वो तो खैर अवाम ने उनको नहीं वोट दिया। अब जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई, आके देखा, अंदाज़ा हुआ, उस वक़्त कोशिश ये थी कि किस तरह ये मुश्किल डिसीजन लेने थे, मुश्किल डिसीजन कि IMF का प्रोग्राम भी आए, हम हर चीज़ अवाम पे पास ऑन भी ना करें,
क्या करें, बिजली के ठेके पुराने हैं, बिजली के पैसे बढ़ाने पड़ते हैं। इसका बताएं ना, ये क्या आप पर इल्जाम लगा है, जवाब पर आ जाए ना सर। मैं इलेक्शन चोरी का इल्जाम लग रहा है सर। आपने तो मुझसे पूछा ना कि आप कर, अब आपने मसूद देखें, आपने तो बात बीच में पिछली कर दी ना कि रिफॉर्म नहीं था, इकोनॉमी ये, मैं तो उसका जवाब देने लग गया। अगर डस्का पे आना तो आप डस्का का जवाब पुलिस रिफॉर्म्स की आप बात पहले पिछला जवाब पूरे होने देना। मैं डस्का की बात कर रहा था ना, सवाल तो मैंने यही किया था जी। नहीं यार देखें, डस्का अच्छा पहले डस्का पे भी आ जाते हैं ना। आपने ही इकोनॉमी की बात की तो मैं उसका जवाब दे रहा था, आपको डस्का का जवाब दे देते हैं यार। डस्का गलती हो गई सर, गलती हो गई, आप प्लीज डस्का मतलब एक तरफ का जवाब दे नहीं हाँ अच्छा डस्का पे बता आप आ जाए सर। डस्का की जरा बात पे तसल्ली से कर लेते हैं। अच्छा देखें, डस्का की रिपोर्ट पहले तो ये है कि अभी तो रिपोर्ट इंक्वायरी की बनी है, वो रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन में सबमिट हुई है। अब जो जितने लोग रिपोर्ट पे बात कर रहे हैं ना, मैं आपको बताऊं उन्होंने रिपोर्ट पढ़ी नहीं है। अब मैं आपको ज़रा बता दूं, मैंने भी वैसे एंड टू एंड नहीं पढ़ी, लेकिन मैं आपको उसकी रिकमेंडेशंस बता रहा हूं। एक दफ़ा ज़रा आवाम को भी सुनवा देना, ज़रा पता चल जाए लिखा क्या है। वो ये कह रही है, इसका पैरा 330 है, ओवरऑल रिकमेंडेशंस। हाँ, मैं चेरी पिक नहीं कर रहा, ओवरऑल रिकमेंडेशंस। वो कह रहे हैं कि जी इट वॉज द पुअर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ DRO एंड RO, जिसकी वजह से रीपोल करना पड़ा। और रिपोर्ट रिकमेंड क्या कर रही है कि ये जो दो लोग हैं इनको आप किसी एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन पे ना लगाएं और इनको इलेक्शन ड्यूटी पे ना लगाएं। वो ये नहीं कह रहे क्रिमिनल नेग्लिजेंस है, वो ये कह रहे ना लगाएं। अब ये रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन में सबमिट हुई है, अगर वो अपनी सिफारिशात उनकी इंडोर्स करके हमें भेजेंगे, हम कानून के मुताबिक कंसिडर करेंगे। दूसरा सुन ले, प्रॉपर SOPs में भी डिवाइस। जी उन्होंने 3-4 चीज़ें बताई हैं कि इसकी SOP डिवाइस करें। इलेक्शन कमीशन बिल्कुल करनी चाहिए, उनको देखें, अगर समझते हैं अच्छी सजेशन है करें। तीसरी रिकमेंडेशन क्या है, ठीक है कि जी जो सीनियर असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं उनको आप बाउंड करें कि वो वहाँ पे रहें, ये भी इलेक्शन कमीशन ने करना है। व्हीकल्स का लॉग मेंटेन करें, ये प्रोसेस की इम्प्रूवमेंट है सारी। अच्छा मज़े की बात ये है और दिलचस्प बात ये है कि पाकिस्तान में अगर इलेक्टोरल रिफॉर्म की किसी ने बात की है तो वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने की है। ये रिपोर्ट बिल्कुल सही है ना सर। अब मुझे जरा आगे बढ़ने दें। आपने ये कह रही है कि इलेक्शंस क्रेडिबल नहीं है। जो रिकमेंडेशंस, आपने जो रिपोर्ट की तफसीलात बताई वो हम तक बिल्कुल पहुंच गई। आपका पॉइंट ये है कि जी इलेक्शन कमीशन उसका अमला जिम्मेदार है, लेकिन जो मंदरजात हमारे पास मौजूद हैं उसमें आपकी पार्टी के लोगों का भी नाम मौजूद है, खुफिया मीटिंग्स की भी बात की गई है, पुलिस का किरदार है इसके अंदर, पुलिस ने कहाँ कहाँ ROs को उठाया, लेके गए, कहाँ कैसे उनको ट्रांसफ़र किया, जियो फेंसिंग की भी उसमें बात की गई है। तमाम शवाहिद के साथ वो चीज़ें मंजर आम पर आ जाएंगी। तो मैं इम्तियाज़ गुल साहब के सामने ये मामला रखूँगा कि इम्तियाज़ गुल साहब इतना ही सादा मामला है जितना कि हसन खावर साहब बता रहे हैं। एक ब्रेक लेने दें, ब्रेक के बाद तफसील से जवाब दीजिएगा। ये इलेक्शन कमीशन और ये डस्का का मामला इतना ही सादा है जितना हसन खावर साहब बता रही हैं। वेलकम बैक सर। इम्तियाज़ गुल साहब, ये मामला इतना ही सादा है जितना हसन खावर साहब ने बताया। डस्का इलेक्शन की जो रिपोर्ट के मुंदरजात हैं आपकी नज़र से भी गुजरे होंगे। इसमें पुलिस के किरदार पे बात की गई है। इसमें बताया गया है कि जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर फ़रखंदा यास्मीन साहिबा थी, उनके घर पर एक गैर कानूनी इजलास मुनक़्क़िद किया गया जिसमें ज़ोर दिया गया इलेक्शन अमले पर कि आपने हुकूमत के हक़ में जो है वो वोटिंग जो का अमल है उसको लेकर आना है। ये सारी बातें सामने आ रही हैं। देखिए, जो भी खिलाफ कानून, खिलाफ ज़वाबित का कवानीन व ज़वाबित काम हुआ है उस पे सज़ा तो उस पर यानी एक्शन ज़रूर होना चाहिए। और क्योंकि जब तक हमारे इस किस्म के जो सिस्टम के अंदर निज़ाम हैं वो बेहतर नहीं होंगे, उसकी खिलाफ वर्जी की सज़ा नहीं होगी, उस वक्त तक इम्प्रूवमेंट नहीं आएगी। बाकी जो कुछ डस्का में हुआ उस किस्म का तो बहुत कुछ आपको पता है कराची में हुआ करता था, तकरीबन हर हलके में हुआ करता था। उस वक्त किसी को चूँ करने की इजाज़त नहीं होती थी, जिस तरह शनाख्ती कार्ड इकट्ठे हो जाते थे जो कि बिल्कुल गलत था। अब उम्मीद हम यही कर रहे हैं कि आइंदा कभी इस तरह नहीं होगा, क्योंकि कराची में वो होता था जो कि वज़ीरिस्तान में होता था, जनूबी शिमाली वज़ीरिस्तान, बाजोड़ में। अब यही काम बजाय डस्का में हुआ कि मकामी लोगों ने मिल मिला के ज़बरदस्ती की। अब एग्जैक्ट क्या हुआ हमें नहीं पता। कराची में ख़त्म हो गया, वहाँ शुरू हो गया। लगता है कि जी बिल्कुल, तो ये हर जगह पे ख़त्म होना चाहिए। पाकिस्तान के अवाम की, पाकिस्तान के बका इसी में है कि ये जो धांधली के ज़रिए इलेक्शन जीतना होता है ये सिलसिला ख़त्म हो, और इसके लिए वाक़तन इलेक्शन कमीशन को इतने बाख्तियार बनाया जाए। लेकिन हमें ये भी याद रखना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन
बहरहाल फिर डिपेंडेंट होता है मकामी जो एजुकेशन ऑफिसर्स होते हैं जिनको रिटर्निंग ऑफिसर बनाते हैं जी, वो इन्हिसार करते हैं पुलिस पे, और पुलिस आपको पता है कितनी ईमानदार है हमारे मुल्क में। तो और SHO कितने सर इस पुलिस को ही ठीक करना था। मेरे पास वक्त थोड़ा सा कम है, मैं चाह रहा हूँ अब्बासी साहब को ज़रा इस पर ले लूँ। अब्बासी साहब, अब इस मामले को आप कहाँ तक लेके जाने का इरादा रखती है आपकी पार्टी? आपकी क़यादत तो कह रही है कि इसको आप वज़ीर आज़म पे आर्टिकल 6 लगना चाहिए, कहाँ तक आप इसको लेके जाने का इरादा रखती हैं? देखें, ये वो ऐसा मामला था जिसमें प्रिजाइडिंग अफसरों को अगवा किया गया है। इसमें पंजाब पुलिस मिली हुई थी, इनके कुछ मिनिस्टर साहिबान थे उस वक्त पे जो उन्होंने जाके मीटिंग्स की। जब हम ये बात करते थे तो वो आगे से जवाब आता था कि ये बात ठीक नहीं है। अब चूँकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो रिपोर्ट सामने आ गई है, इसके बाद तो कोई, मैं कहता हूँ कि कोई अखलाकी तौर पर तो इनके पास कोई जवाब ही नहीं बचता कि एक पोजीशन लेते हो। कोई जिम्मेदार आदमी जो था, जो जिसने ये सारा मामला किया था, वो सामने आता, उसके खिलाफ एक्शन होता और वो खुद रिजाइन कर देता जी कि ठीक है, मेरे अगर वजह से ये पाकिस्तान के इलेक्शन चुराने की कोशिश की गई है या पाकिस्तान में इलेक्शन डिस्प्यूटेड बनाने की कोशिश की गई है। हम तो ये कह रहे थे कि 2018 के इलेक्शन में भी यही हुआ है, और अब इस रिपोर्ट ने साबित कर दिया है कि जो हमारा क्लेम 2018 के इलेक्शन। बहुत शुक्रिया जावेद अब्बासी साहब, मेरे पास वक्त ख़त्म हो गया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इम्तियाज़ गुल साहब आपका बहुत शुक्रिया। हसन खावर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इस गुफ्तगू के कंक्लूजन पर मुझे हसन खावर साहब ने जो शेर पढ़ा था वही याद आ रहा है कि शरीक जुर्म ना होते तो मुखबरी करते, हमें खबर है लुटेरों के हर ठिकाने की। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। दुनिया खबर की दुनिया।